फिल्म टैग की शुरुआत दो स्कूल बसों से होती है। बस के अंदर कई छात्र बैठे होते हैं और उन्हीं में से एक लड़की होती है मित्सुको। मित्सुको अपनी डायरी में कुछ लिख रही होती है, बिल्कुल अपने ही ख्यालों में खोई हुई। उसकी दोस्त मजाक उड़ाते हुए कहती हैं, तुम हमेशा लिखने में ही लगी रहती हो, हमारे साथ मस्ती क्यों नहीं करती? मित्सुको उनका जवाब देने के लिए ध्यान लगाती है, तभी अचानक उसका पेन नीचे गिर जाता है। वो पेन उठाने के लिए झुकती है और उसी पल कुछ बहुत भयानक हो जाता है। अचानक एक तेज और धारदार चीज हवा की तरह आती है और दोनों बसों के लोहे को ऐसे काट देती है जैसे कागज हो। उस एक पल में बस में बैठे बाकी सारे बच्चे इस दुनिया से हमेशा के लिए चले जाते हैं। मित्सुको जब सीधी होती है तो सामने का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बच गई थी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो झुकी हुई थी, लेकिन डर ऐसा था कि सांस तक रुक जाती है। डर के मारे वो बस से बाहर भागती है। तभी उसे समझ आता है कि वो तेज चीज असल में हवा थी, एक ऐसी हवा जो इंसानों को बीच से काट रही थी। हवा उसके पीछे भी दौड़ती है और मित्सुको पूरी ताकत से भागने लगती है। भागते भागते उसे चार लड़कियां दिखाई देती हैं। वो चिल्लाकर कहती है, झुक जाओ, नीचे झुक जाओ, तभी बचोगी। लेकिन तीन लड़कियां उसकी बात समझ ही नहीं पाती और उससे पहले कि वो कुछ कर पाती, हवा उन्हें खत्म कर देती है। मित्सुको किसी तरह एक लड़की को बचा लेती है। आगे उन्हें साइकिल चलाती हुई कुछ और लड़कियां मिलती हैं। मित्सुको उन्हें भी बचाने की कोशिश करती है, लेकिन हवा उनसे भी तेज निकलती है। उन सब के साथ साथ वो लड़की भी मारी जाती है जिसे मित्सुको ने बचाया था। अब मित्सुको पूरी तरह डर चुकी होती है। वो इधर उधर भागने लगती है, जैसे समझ ही नहीं आ रहा हो कि जाए तो जाए कहाँ। भागते हुए वो एक नाले के किनारे पहुंचती है। वहां वो अपने खून से सने हाथ और मुंह धोती है। आसपास पहले से ही कई छात्रों के शव पड़े होते हैं जो उस बेरहम हवा का शिकार बन चुके थे। मित्सुको अपने कपड़े बदलती है, लेकिन डर अब भी उसके चेहरे से साफ दिख रहा होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि मित्सुको चलते हुए एक स्कूल पहुंचती है। वहां बहुत सारी लड़कियां होती हैं, लेकिन उनकी यूनिफॉर्म मित्सुको से अलग होती है। इसका मतलब साफ था वे उसकी स्कूल की नहीं थी। वहीं एक लड़की मित्सुको के पास आती है और पूछती है, क्या हुआ, तुम ठीक हो? असल में वो उसकी बहुत करीबी दोस्त होती है, लेकिन मित्सुको हैरानी से पूछती है, क्या तुम सच में मेरी करीबी दोस्त हो? क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब हो क्या रहा है। यहाँ दिखाया जाता है कि दोनों के बीच गहरी दोस्ती है, साथ हंसना, साथ चलना, सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा लगता है। लेकिन तभी अचानक फिर से तेज हवा चलती है। डर के मारे मित्सुको स्कूल की इमारत के अंदर भाग जाती है। उसकी दोस्त अभी भी कुछ नहीं समझ पा रही होती कि आखिर हो क्या रहा है, और यहीं से कहानी और भी डरावनी मोड़ लेने लगती है। वो लड़की मित्सुको से पूछती है, तुम इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रही हो? आखिर तुम्हें हुआ क्या है? मित्सुको घबराई हुई आवाज में कहती है, मुझे खुद नहीं पता ये सपना था या सच, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि एक तेज हवा ने सारी लड़कियों को काट डाला था। ये सुनकर उसकी करीबी दोस्त उसे खिड़की के पास ले जाती है। वो बाहर हाथ हिलाते हुए कहती है, देखो बस हवा चल रही है, कुछ भी अजीब नहीं है, हर दिन की तरह ही तो हवा बह रही है। मित्सुको का दिल थोड़ा शांत हो जाता है। वो सोचती है, शायद ये सब सिर्फ मेरा सपना ही था। कभी कभी दिमाग भी डरावनी फिल्म बना लेता है। इसके बाद मित्सुको की दोस्त उसे अपनी दो और सहेलियों के पास ले जाती है। चारों मिलकर क्लास बंक करने का प्लान बनाती हैं, क्योंकि डर के बाद पढ़ाई किसका मन करता है। जैसे ही वे क्लास से बाहर निकलती हैं, उनकी टीचर सामने आ जाती है। टीचर उन्हें देख लेती है, लेकिन चारों बिना रुके दौड़ पड़ती हैं और टीचर वहीं पीछे खड़ी रह जाती है गुस्से में। वे सब भागते हुए एक झील के पास पहुंचती हैं। वहां मित्सुको की दोस्त उसका सपना बाकी लड़कियों को बताती है। ये सुनकर एक लड़की घबरा जाती है और कहती है, हो सकता है ये सच हो। वो आगे कहती है, ये किसी मिरर वर्ल्ड जैसा हो सकता है, जहाँ इस दुनिया की उलट चीजें होती हैं। ये कहकर वो झील में एक पत्थर फेंकती है और बोलती है, देखो मैंने यहाँ पत्थर फेंका है, हो सकता है दूसरी दुनिया में मैंने पत्थर फेंका ही ना हो। अचानक दिखाया जाता है कि एक मगरमच्छ एक लड़की को निगल लेता है। सब घबरा जाते हैं, लेकिन वही लड़की शांत होकर कहती है, देखा मैंने पहले ही कहा था, जो यहाँ हो रहा है वो दूसरी दुनिया में नहीं हो सकता, और जो दूसरी दुनिया में हो रहा है वो यहाँ नहीं हो सकता। वो कहती है, उसे मगरमच्छ ने दूसरी दुनिया में निगला है, देखो यहाँ तो वो बिल्कुल सुरक्षित है। और सब सोचते हैं कि शायद ये सिर्फ उनकी कल्पना थी। झील के पास एक सोफा भी रखा होता है। सब लड़कियां वहाँ से तकिए उठाकर खेलने लगती हैं। डर थोड़ी देर के लिए मजाक में बदल जाता है। उसी दौरान दूर खड़ी दो लड़कियां उन्हें देख रही होती हैं। उनमें से एक दुल्हन बनी होती है। असल में वे दोनों आपस में शादी कर चुकी होती है। दुनिया वाकई अजीब हो चुकी थी। तभी एक दोस्त कहती है, हमें कुछ ऐसा करना होगा जो दूसरी दुनिया में हो ही ना सके, क्योंकि हमारी किस्मत पहले से लिखी जा चुकी है और उसे बदलने की ताकत सिर्फ हमारे पास है। इसके बाद वे सब वापस स्कूल लौट आती हैं और अगली क्लास लेने जाती हैं जैसे सब कुछ सामान्य हो। क्लास के दौरान मित्सुको जमीन पर रखा एक तकिया देखती है। वो उसे उठाने के लिए झुकती है। उसी पल उनकी टीचर अचानक पूरी क्लास पर गोलियां चलाने लगती है। मित्सुको तकिया उठाकर ऊपर देखती है और देखती है कि उसकी पूरी क्लास खत्म
खत्म हो चुकी है। वो एक बार फिर बच जाती है, ठीक वैसे ही जैसा उसने सपने में देखा था। टीचर मित्सुको के पास आकर चिल्लाती है, तुमने क्लास बंक करने की हिम्मत कैसे की? अब तुम भी नहीं बचोगी। लेकिन तभी उसकी बाकी दो दोस्त वहाँ आ जाती हैं और किसी तरह मित्सुको को बचाकर भाग निकलती हैं। पर टीचर उन दोनों को मार देती है। मित्सुको रोती हुई बाहर की ओर भागती है। वहाँ बाकी बचे हुए छात्र भी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। डर, चीखें और मौत सब कुछ एक साथ चल रहा होता है और मित्सुको समझ जाती है ये अब सपना नहीं है, ये एक खूनी खेल है जिससे बचना आसान नहीं। लेकिन स्कूल के टीचर रुकने वाले नहीं थे। वे लगातार गोलियां चला रहे थे। जो भी बच्चा बाहर निकलने की कोशिश करता या तो गोली का शिकार बनता या फिर वही बेरहम हवा उसे बीच से काट देती। कुछ ही पलों में बाकी बचे छात्र भी खत्म हो जाते हैं और एक बार फिर मित्सुको बिल्कुल अकेली रह जाती है। डर और सदमे में वो भागती हुई एक भीड़ भाड़ वाली जगह पहुंचती है। वहां से सीधे पुलिस स्टेशन जाती है और अपनी डायरी में सब कुछ लिखने लगती है। हवा, मौत, स्कूल, टीचर, सब कुछ। जब एक महिला पुलिस अफसर उसकी बात सुनती है तो अचानक रुककर कहती है, तुमने स्कूल की यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनी है? वो मित्सुको को शीशा दिखाती है और मित्सुको खुद को देखकर सन्न रह जाती है। वो अब मित्सुको थी ही नहीं। उसका चेहरा, उसका रूप सब बदल चुका था। लोग उसे किसी और नाम से बुला रहे होते हैं, जैसे मित्सुको कभी थी ही नहीं। यहाँ तक कि उसकी शादी की तैयारियां चल रही होती हैं। वही महिला पुलिस अफसर उसे उसकी शादी के लिए ले जाती है। चारों तरफ लोग बधाइयां दे रहे होते हैं, फूल, मुस्काने और नकली खुशी, जबकि मित्सुको अंदर से टूट चुकी होती है। चर्च पहुंचने पर उसकी वही करीबी दोस्त वहां मौजूद होती है। मित्सुको घबराकर पूछती है, ये सब क्या हो रहा है? दोस्त धीरे से कहती है, चुप रहो, हम किसी के कंट्रोल में हैं, जो मैं कहूँ वही करो। ये कहकर वो मित्सुको को जबरदस्ती दुल्हन का लिबास पहनाती है और कहती है, अब जाओ। बेबस मित्सुको शादी की रस्म के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी सब लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। हंसी, ताने और अजीब नजरें, और अचानक उसकी करीबी दोस्त एक एक करके सबको मारने लगती है। फिर भी कुछ लड़कियां रुकती नहीं, वे धमकाती रहती हैं। डर अब पूरी तरह पागलपन में बदल चुका होता है। जैसे ही मित्सुको आगे बढ़ती है, वहाँ दूल्हे की जगह एक बॉक्स रखा होता है। बॉक्स खुलते ही एक भयानक सुअर बाहर निकल आता है। डर के मारे मित्सुको टूटी हुई बोतल से उस पर हमला कर देती है। अब डर से ज्यादा गुस्सा होता है उसमें। इसके बाद मित्सुको और उसकी दोस्त चर्च से बाहर भागती है। रास्ते में दो लड़कियां उनका रास्ता रोकती हैं, लेकिन उसकी दोस्त उन्हें खत्म करके आगे निकल जाती है। मित्सुको किसी और जगह पहुंच जाती है। चलते चलते जब वो शीशे में देखती है तो उसकी रूह कांप जाती है। वो एक बार फिर बदल चुकी होती है। एक नई लड़की, एक नया चेहरा और शायद एक नई मौत उसका इंतजार कर रही होती है। अब अचानक माहौल बदल जाता है। एक रेस चल रही होती है। चारों तरफ शोर, आवाजें और दौड़ती हुई लड़कियां। कुछ लड़कियां मित्सुको के पास आती हैं और उसे किसी और नाम से बुलाती हैं। वे कहती हैं, तुम तो सबसे बेहतरीन एथलीट हो, रेस में हिस्सा क्यों नहीं ले रही? मित्सुको को खुद के अंदर एक अजीब सी ताकत महसूस होती है, जैसे उसके पैरों में बिजली दौड़ रही हो, और वो दौड़ना शुरू कर देती है। वो पूरी ताकत लगाकर रेस जीतने की कोशिश करती है। दौड़ते हुए उसे अपने वो दोस्त दिखते हैं जो स्कूल में मारे जा चुके थे। वो सब मुस्कुरा रहे होते हैं, लेकिन वो मुस्कान डरावनी होती है। तभी उसकी करीबी दोस्त भी वहाँ आ जाती है। दौड़ते दौड़ते वे देखती हैं कि चर्च के बाहर रास्ता रोकने वाली वही लड़कियां अब उनकी तरफ बढ़ रही हैं। एथलीट लड़कियां चिल्लाकर कहती हैं, यहाँ से चले जाओ, इस दुनिया को छोड़ दो। दौड़ते दौड़ते मित्सुको एक अंधेरे हिस्से में पहुंच जाती है। वहाँ कुछ छात्र खड़े होते हैं जो स्कूल की यूनिफॉर्म पहने होते हैं। वे मित्सुको के पास आकर कहते हैं, हम मर चुके हैं और अब तुम्हें भी मारेंगे। मित्सुको डर से जकड़ जाती है। तभी उसकी दोस्त वहाँ पहुँचती है और जोर से कहती है, इन लड़कियों की जाल में मत फंसो, अपना असली नाम दोहराओ, बार बार अपना असली नाम बोलो। उसी समय उसकी करीबी दोस्त जोर जोर से पुकारने लगती है, मित्सुको, मित्सुको। जैसे ही उसका नाम गूंजता है, मित्सुको फिर से अपने असली रूप में लौट आती है। वही चेहरा, वही पहचान, मित्सुको। उसकी दोस्त उसे अपने हाथ दिखाती है। उसके हाथ में तार फंसे होते हैं। वो रोते हुए कहती है, मेरे तार खींच दो, तभी मैं इस दुनिया से बाहर आ पाऊंगी। मित्सुको डर जाती है। उसे लगता है कि तार खींचने से उसकी दोस्त मर सकती है। वो हिचकिचाती है क्योंकि जुड़ाव अब बहुत गहरा हो चुका होता है, लेकिन दोस्त जिद करती है। आंखों में आंसू और आवाज में दर्द। आखिरकार मित्सुको तार खींच देती है और उसी पल उसकी करीबी दोस्त हवा में कट जाती है। एक पल में सब खत्म। मित्सुको चीखना चाहती है, लेकिन आवाज नहीं निकलती। तभी उसकी नजर एक गेट पर पड़ती है। वो गेट से बाहर निकलती है और जो वो देखती है वो और भी चौंकाने वाला होता है। वो पहुंच चुकी होती है आदमियों की दुनिया में। वहाँ उसकी तस्वीरों वाले पोस्टर लगे होते हैं। कुछ लड़के उन पोस्टरों को देख रहे होते हैं। एक लड़का मित्सुको के पास आता है और कहता है, तुम भविष्य में हो। ये सुनते ही मित्सुको की आंखें बंद हो जाती हैं और वो वहीं बेहोश हो जाती है। कहानी यहीं रुकती नहीं, असल खेल अब शुरू होने वाला होता है। होश में आते ही मित्सुको धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उसका सिर भारी होता है, जैसे अभी भी सपना चल रहा हो। तभी उसकी नजर एक कमरे पर पड़ती है। उस कमरे के अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है और किसी गेम को खेल रहा होता है। मित्सुको ध्यान से देखती है। उसी गेम में वही किरदार होते हैं, वही चेहरे, वही घटनाएं जो वो खुद जी चुकी होती है। बूढ़ा आदमी
आदमी शांत आवाज में कहता है, ये गेम मैंने बनाया है और तुम सब मेरे कंट्रोल में हो। वो आगे कहता है, तुम सब असल में पहले ही मर चुके थे, मैंने तुम्हें दोबारा बनाया है तुम्हारे डीएनए से। ये सुनकर मित्सुको के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सोचती है, अगर ये सब एक गेम है तो शायद सच्चाई जानकर मैं अपनी दुनिया में लौट सकती हूँ। तभी एक आदमी उसे इशारे से अपने पास बुलाता है। डरते हुए मित्सुको वहां जाती है। बूढ़ा आदमी कहता है, जाओ और गेम का आखिरी लेवल पूरा करो। मित्सुको कांपती है, लेकिन उसी पल उसे अपनी दोस्त की कही बात याद आती है। इस गेम से बाहर निकलने के लिए तुम्हें यहाँ कुछ ऐसा करना होगा जो दूसरी दुनिया में नामुमकिन हो। अचानक मित्सुको की आंखों में गुस्सा भर जाता है। वो बूढ़े आदमी की गर्दन पकड़ लेती है और चिल्लाती है, हमारे साथ खेलना बंद करो। वो बूढ़े आदमी की छड़ी उठाती है और उसे अपने ही पेट में घोंप लेती है। एक पल में सब शांत हो जाता है। मित्सुको मर चुकी होती है और बूढ़े आदमी को समझ ही नहीं आता कि उसने क्या कर दिया, लेकिन यही किस्मत पलट जाती है। मित्सुको अब उस गेम का हिस्सा नहीं रहती। वो गेम में मरती है लेकिन असली दुनिया में जिंदा हो जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि गेम के बाकी किरदार भी किसी न किसी तरह खुद को खत्म कर लेते हैं। अब वे भी उस गेम का हिस्सा नहीं रहते। आखिर में मित्सुको को एक बर्फीली जगह पर लेटा दिखाया जाता है। हवा ठंडी होती है लेकिन सब कुछ शांत होता है। वो असली दुनिया में वापस आ चुकी होती है। अब कोई हवा नहीं, कोई गोली नहीं, कोई खेल नहीं। मित्सुको पूरी तरह सुरक्षित होती है और इसी के साथ फिल्म का अंत हो जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।